एप्स्टीन फाइल्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर, ईरान यूएसए और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत। कभी कभी ये सारी खबरें अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल कहानी उसके पीछे छुपी होती है। एप्स्टीन फाइल का स्कैंडल सामने आता है, वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फायरिंग स्टार्ट होती है और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका एक दूसरे को धमकियां देना शुरू करते हैं। वहीं अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है और ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक करता है। अगर आप इन सब चीजों को अलग अलग देखें तो ये सब इश्यूज अलग अलग ही फील होंगे, लेकिन इन सब चीजों को अगर आप एक तस्वीर के अंदर रखकर देखें तो बहुत से सवाल उठते हैं। क्या ये सब चीजें एक इत्तेफाक हैं या दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक वॉर की तरफ जा रही है? एप्स्टीन फाइल के अंदर पावरफुल लोगों के नाम सामने आना, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोग जिन पर इल्जाम लगा और कुछ के ऊपर प्रूव भी हो गया कि उनका ताल्लुक डार्क नेटवर्क से है। जब इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं तो डेफिनेटली लोगों का, अवाम का ट्रस्ट टूट जाता है और लोग ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा सिस्टम साफ है ही नहीं। और जब सिस्टम के ऊपर भरोसा कम होने लगे तो मुल्क अंदर से ही टूटने लगते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। दोनों तरफ से इल्जामात लगते हैं, रिटेलिएशन स्ट्राइक्स होती हैं और फिर साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उठता है जिसमें डायरेक्ट मिसाइल एक्सचेंज किए जाते हैं। हिस्ट्री हमें एक सिंपल सी बात समझाती है, बड़ी जंग कभी भी एक दिन के अंदर शुरू नहीं होती। पहले छोटे छोटे इश्यूज स्टार्ट होते हैं, फिर उन इश्यूज के ऊपर रिएक्शंस आते हैं और फिर उन रिएक्शंस के ऊपर काउंटर रिएक्शन आते हैं। फिर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आपस में अलाइन होने लगती हैं और सिस्टम का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलने लगता है। आज के टाइम के अंदर न्यूक्लियर पावर एग्जिस्ट करती हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और पब्लिक ट्रस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को है। सवाल ये नहीं कि कल ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, सवाल जहां पर ये है कि क्या ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्टार्ट में हम पहले समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल एक्चुअल में थी क्या और कैसे ये इन सब चीजों का हिस्सा बनी। जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसके ऊपर इल्जाम था और वो इल्जाम बिल्कुल सच्चा इल्जाम था कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एक आइलैंड के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज करता था। वो एक्टिविटीज क्या थी वो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि 2019 में उस केस के ऊपर इस बंदे को गिरफ्तार भी किया गया और जब इस बंदे को जेल से बेल नहीं मिली, इसने जेल के अंदर ही अपनी जान ले ली, ऐसा हमें बताया गया है। क्योंकि कई लोगों का अभी भी मानना है और कई थ्योरीज अभी भी हैं कि शायद ये बंदा अभी भी जिंदा है। ये स्टोरी थी 2019 की। अब हम बात करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स की जो आज के टाइम में रिलीज हुए और कई ऐसे नामों की लिस्ट पब्लिक हुई जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो इस सिचुएशन का हिस्सा थे। एप्स्टीन फाइल के अंदर उनका नाम कैसे आ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और इस तरह के बड़े बड़े नाम, इवन एलोन मस्क का नाम भी एप्स्टीन फाइल से जुड़ता है। उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे इन सब लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ नजर तो आता है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर्ली प्रूफ नहीं कर पाया। अगर इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ नजर आए तो अवाम का ट्रस्ट प्रूफ मांगता ही नहीं, वो वैसे ही टूट जाता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल का आखिर इस पूरी ग्लोबल वॉर सिस्टम के अंदर क्या लिंक है? जब किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर लोगों का भरोसा खत्म होने लग जाए तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में पॉलिटिकल सिस्टम वीक होने लगता है। जब सिस्टम वीक होता है तो डेफिनेटली लीडर के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड होता है और इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट एक्सटर्नल टेंशंस को, एक्सटर्नल इश्यूज को रेज करती है ताकि लोगों का फोकस डाइवर्ट हो सके। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ये कोई थ्योरी नहीं है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ऐसा कई बार हो चुका है। जब इंटरनल क्राइसिस बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल इश्यूज को ज्यादा प्रेशराइज कर देती है। इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि ईरान और यूएसए के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुई उसका रीजन एप्स्टीन फाइल के ऊपर से फोकस हटाना था। अब यहाँ पे एक और डेंजरस चीज सामने आती है कि लोग ट्रस्ट टूट जाने के बाद हर चीज के ऊपर शक करने लगते हैं और यही चीज इस टाइम अमेरिका के ट्रंप के साथ हो रही है। उसने तो कोशिश की थी कि इस वॉर को स्टार्ट करके हम एप्स्टीन फाइल के ऊपर से फोकस हटा सकते हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज पैदा कर रहे हैं। लोग अब मीडिया के ऊपर भी शक कर रहे हैं, कोर्ट्स के ऊपर भी शक कर रहे हैं और इंटेलिजेंस नेटवर्क के ऊपर भी शक कर रहे हैं। और जब हर चीज को शक की निगाह से देखा जाए तो इस सिचुएशन के अंदर सोसाइटी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। इस टाइम एक जंग नहीं चल रही, इस टाइम कई जंगें चल रही हैं और एक इमोशनल जंग ऐसी है जिसमें हर शख्स सिस्टम के ऊपर शक करता जा रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर्स के ऊपर जंग लगी हुई है। अब अगर लॉजिकली देखें तो ये सारे के सारे इश्यूज डिफरेंट नहीं लग रहे होंगे, आपको ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड
एक्साइटेड फील हो रही होंगी एंड एवरीवन नोस ये एक चेन बिल्ड कर रही है। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान वॉर की, दोनों मुल्कों के बीच में बॉर्डर को लेकर इशू कोई न्यू नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को मानते ही नहीं। इसी वजह से दोनों मुल्कों के बीच में जंगी हालात कभी खत्म ठीक से हो ही नहीं पाए। लेकिन रिसेंट कुछ सालों के अंदर ये इशू और ज्यादा सीरियस होने लगा है। पाकिस्तान का ये कहना है कि कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स अफगानिस्तान की तरफ से अटैक कर रहे हैं और वहीं अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ ब्लेम कर रहा है, असल में पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर होती है रिटेलिएशन, कभी शेलिंग, कभी एयर स्ट्राइक और कभी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझने वाली है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और वहीं अफगानिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है और वहां पर मल्टीपल आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिव हैं। जब एक अनस्टेबल कंट्री न्यूक्लियर पावर के साथ एक सिचुएशन के अंदर और एक सीरियस सिचुएशन के अंदर पड़ती है तो रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वेल अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो इस रीजन के अंदर और भी कंट्रीज हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ना चाहते हुए भी इस इशू के अंदर इंटरेस्ट शो करवाएंगी, जैसा कि चाइना, इंडिया और अमेरिका। सो द थिंग इज, अगर सिचुएशन सीरियस हो जाए तो ये बॉर्डर सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं रहेगा, गेम के दूसरे प्लेयर्स भी होंगे जो इन दोनों मुल्कों की जंग में हिस्सा लेंगे। इस चीज को एस्केलेशन कहते हैं, जब छोटी जंग आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी जंग में शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे सबसे डेंजरस सिचुएशन ये होती है कि जब दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को लगे कि वो ही राइट पर हैं और ऐसी सिचुएशन में ना तो बैठ के कोई बात की जा सकती है और ना ही एक दूसरे को समझा जा सकता है। पाकिस्तान कहता है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वहीं अफगानिस्तान कहता है कि हमें कब्जे का इशू है। अगर हम दोनों मुल्कों के पर्सपेक्टिव को देखें तो दोनों अपनी साइड से ठीक लगेंगे। अब यहाँ पे अगर दोनों मुल्क अपने इश्यूज को लेकर सीरियस हो जाएं तो बैठ के बात करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। वेल इसी सब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अचानक से ईरान अटैक करता है इसराइल पर और इसराइल अटैक करता है ईरान पे और वहीं अमेरिका भी इन्वॉल्व होकर ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन आती है कि एक वॉर ऑलरेडी चल रही थी तो दूसरी वॉर अचानक से स्टार्ट क्यों हुई। नाउ अगर हम डिस्कस करें कि ईरान और यूएसए के बीच में जो चल रहा है वो कितना सीरियस है। वेल ईरान, यूएसए और इसराइल के बीच में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं वो आज की नहीं है। 1979 के अंदर ईरान में रेवोल्यूशन आया। वेल उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच का रिलेशन कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सका। तब से लेकर आज तक कोई ना कोई इशू चलता ही आ रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर जोर डालता है कि वो अपने न्यूक्लियर मिशन को स्लो डाउन करें, वहीं ईरान कहता है कि हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इसको स्लो नहीं कर सकते। दोनों मुल्क अपने आप को डिफेंड करते नजर आते हैं क्योंकि अमेरिका का डर है ईरान से कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो डेफिनेटली अमेरिका को हिट करेगा और अगर वो अमेरिका को हिट ना भी करे तो उसका टारगेट इसराइल लाजमी होगा। वहीं अगर ईरान की बात करें, वो अपना न्यूक्लियर सिस्टम अगर स्लो कर भी दें तो उनको इशू होगा इसराइल से और अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टारगेट करने से पहले इराक, लीबिया और इस तरह के बहुत सी कंट्रीज के ऊपर बहुत से मिसाइल फेंके और उन कंट्रीज को ऑलमोस्ट खत्म करके उनके ऊपर अपनी न्यू गवर्नमेंट लेकर आए। वेल अगर देखा जाए तो दो पावरफुल कंट्रीज, इधर ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं बना लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंट्रीज जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करें तो छोटी सी गलती भी बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। नाउ अगर हम इसराइल का एक एंगल एक्सप्लोर करें, इसराइल और ईरान एक दूसरे को ओपनली एनिमी मानते हैं। ईरान ओपनली इसराइल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, वहीं इसराइल कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए सीधी सीधी धमकी है। 2024 की अगर हम बात करें तो ईरान ने डायरेक्टली इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किए। वेल वो मिसाइल अटैक भी कोई डायरेक्टली नहीं हुए या विद इन 1 मिनट डिसीजन नहीं था। इसराइल ने जो कुछ फलस्तीन में और गजा में किया वो ये चीज डिजर्व करते थे। वेल इसका एग्जैक्टली कोई सोल्यूशन निकला नहीं। इस अटैक के बाद ईरान को फिर से नेगेटिव वे में देखा गया और इसराइल को सपोर्ट किया गया, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। एक ऐसा मुल्क इसराइल जो पूरे के पूरे मुल्क फलस्तीन, गजा को तबाह कर दे, वो फिर भी हीरो बन जाता है, और एक ईरान मुल्क जो डिफेंस के तौर पे इसराइल के ऊपर हमला करे उसको नेगेटिव कह देते हैं। ईरान और इसराइल की दुश्मनी बहुत ही पुरानी है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें, जब भी इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करने जाता है तो अमेरिका उसको हमेशा सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी लॉजिक देखें, अगर ईरान और इसराइल डायरेक्टली लड़ते हैं तो अमेरिका ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है, और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो रीजनल बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे ये चीज एप्स्टीन फाइल से लिंक किस तरह है? कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे ही एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई तब ही बहुत से लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में एक जंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इजराइल ही वो मुल्क था जिसने धमकी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन फाइल को रिलीज करना स्टार्ट किया। वेल ये सिर्फ एक थ्योरी है, मे बी ऐसा हो। नाउ अगर हम मेन बात करें, जो सबसे रिस्क की बात है कि ऑयल सप्लाई का सबसे मेन पॉइंट है मिडल ईस्ट। अगर मिडल ईस्ट के अंदर लार्ज स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए तो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, मार्केट्स गिरती जाएंगी, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जाएगा। वेल अब एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनस्टेबल
स्टेट के अंदर है। और इसके पीछे अगर देखा जाए जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ वो था एप्स्टीन फाइल्स। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये सारी चीजें मिलके एक डेंजरस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं? क्या एप्स्टीन स्कैंडल्स, पाक अफगानिस्तान इश्यूज और ईरान यूएसए और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 बना सकते हैं? वेल, अगर लॉजिकल देखें तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान एक्टिवली इजराइल पर अटैक कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मल्टीपल क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैंने बात की सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की, आखिर अमेरिका ने क्यों एक्टिवली उस बंदे को शहीद करने की कोशिश की? अब लॉजिकली देखिएगा, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर सिर्फ एक वो वाहिद बंदा था जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार था और अमेरिका के लिए लाजमी था कि वो उस बंदे का मुंह बंद कर सके और वो इस चीज में कामयाब भी हुआ। नाउ आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, कोई भी ऐसा लीडर नहीं मौजूद जो अमेरिका को टक्कर दे पाए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें, वर्ल्ड वॉर 1 एक छोटी सी असैसिनेशन से स्टार्ट हुई, लेकिन असल वजह पहले से चले आ रहे इश्यूज थे। जब एक कंट्री रिएक्ट करती है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो दूसरी कंट्री सपोर्ट करती है। ऐसी सिचुएशन में एक और कंट्री इन्वॉल्व होती है किसी और कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, और ये कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट हर सुपर पावर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। वेल, अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो डेफिनेटली अमेरिका के अपने पार्टनर्स हैं लाइक इंडिया, इजराइल, और वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सी कंट्रीज खड़ी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, पाकिस्तान। और जब आहिस्ता आहिस्ता ये वॉर और ज्यादा स्ट्रांग होती गई तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। सबसे डेंजरस चीज होगी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई एक अटैक भी किसी गलत जगह पर जाकर हुआ तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब एक बात और भी है, दुनिया 1914 जैसी नहीं रही। ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, हर मुल्क तकरीबन ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हर मुल्क का लीडर फुल स्केल वॉर को अवॉइड करता है। डिप्लोमेसी भी एग्जिस्ट करती है, बैकडोर टॉक्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम इस चीज को इस थिंकिंग से देखें तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी नहीं तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि सिचुएशंस इस तरह से बिल्डअप हो रही हैं, ये चीज होना पॉसिबल भी है। अब इन सब बातों को मैं फिर से जोड़ूंगा एप्स्टीन फाइल के साथ, क्योंकि अमेरिका ने शायद ये वॉर स्टार्ट ही एप्स्टीन फाइल को रोकने के लिए, उसको छुपाने के लिए की है। और जब अमेरिका को लगा कि अब एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई भी बात नहीं होगी तो डेफिनेटली हर वॉर को रोक दिया जाएगा। कभी कभी दुनिया एक साथ इतनी खबरें आपको दे देती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर ठीक है और कौन सी गलत, और ये समझना भी मुश्किल होता है कि कौन सी सिचुएशन ज्यादा सीरियस है और किसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के ऊपर से ट्रस्ट हटा दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर ने इंस्टेबिलिटी दिखा दी। ईरान यूएसए और इजराइल वॉर ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। इजराइल का ईरान के ऊपर इतना एक्टिवली अटैक करना, इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट मिलना और इजराइल का एक रिलीजियस विजन द ग्रेटर इजराइल, जिसकी प्रिडिक्शन डॉक्टर इसरार ने कई साल पहले भी कर दी थी। डेफिनेटली ये इजराइल का विजन है कि वो एक ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। ये भी वजह है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और ये सारी चीजें मिलाकर हमें आखिरत की निशानियों को पूरा होते दिखा रही हैं। सो द थिंग इज, अगर टाइम के ऊपर ये सारी चीजें ना रुकी तो आखिरत बहुत ही करीब आ चुकी है। सब्सक्राइब।